हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। आज हम लोग चैप्टर 12 पे एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपका क्लेम्स ट्रिब्यूनल पे डील करता है। यहाँ पे क्लेम्स ट्रिब्यूनल मतलब आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। और एक महीने से मैं कोई लेक्चर नहीं बना पाया, कुछ काम हो गया था इसलिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 165 से 176 तक ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर वन है, डैश हैज़ द पावर टू कंस्टिट्यूट वन और मोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स फॉर सच एरिया फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द डेथ और बॉडली इंजरी टू पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल के यूज़ से किसी का डेथ हो जाता है या इंजरी हो जाता है, तो उस केस में कंपनसेशन के लिए आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। और ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, ये बनाने का पावर किसके पास है? ठीक है, बेसिकली ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट में एक या एक से ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बनाती है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपने स्टेट में बनाती है। और बाकी ऑप्शंस भी गलत है, जैसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी है ये भी गलत है, और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये भी गलत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section empowers the state government to constitute claim tribunals to adjudicate upon claims for compensation arising out of motor vehicle accident? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाए, और उसका काम क्या होता है कि जो क्लेम्स होता है फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है, मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट से जो कंपनसेशन होता है, उससे क्लेम्स को सेटल करने के लिए जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, वो किस एक्ट के थ्रू बनाती है, मतलब कौन सा एक्ट है मोटर व्हीकल का, वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 165। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, आप याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अब आपका जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसकी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो रहा है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप कंफ्यूज मत होना। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका जो आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है करेक्ट, वो है ऑप्शन डी, इज़ क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड हो। ठीक है, बन नहीं गया हो, क्वालिफाइड हो। ठीक है, बनने के लिए क्वालिफाइड हो, ये उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस है, जैसे हाई कोर्ट का जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन गया हो, या फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, ये सब, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए, इससे ऊपर के क्वालिफिकेशंस है। इसका मतलब ये सब भी मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की है। ठीक है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए वो क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू यूज ऑफ मोटर व्हीकल शैल बी मेड। अब जो मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट की वजह से जो आपको कंपनसेशन के लिए जो आपको क्लेम करना है, और आप कहाँ पे करते हो, क्लेम्स ट्रिब्यूनल में करते हो, तो आपको स्टेट के किस क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आपको क्लेम करना है। ठीक है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, उस क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आपको क्लेम करना है हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एरिया इन विच द एक्सीडेंट अकर। ठीक है, जिस एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है, उस ज्यूरिसडिक्शन के एरिया में जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे आपको क्लेम करना है। तो हाँ, ये भी सही है। द क्लेम्स ट्रिब्यूनल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द क्लेमेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। अब जो क्लेम कर रहा है आदमी, उसके एरिया में जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। द क्लेम्स ट्रिब्यूनल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द डिफेंडेंट रिसाइड्स। ठीक है, जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर क्लेम किया गया है, जिसने एक्सीडेंट किया या डैमेज किया है, तो उसके एरिया में भी जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे भी आप जो एप्लीकेशन है फॉर कंपनसेशन वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द अबव। तीनों में से कोई भी क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट है, वेर ए पर्सन एक्सेप्ट्स कंपनसेशन अंडर सेक्शन 164 पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इस क्लेम्स पिटिशन बिफोर द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल लैप्स। अब आपने पिछले चैप्टर 11 में पढ़ा होगा इंश्योरेंस वाले में, कि सेक्शन 164 ये कहता है कि डेथ के केस में 5 लाख रुपीज़ और बॉडली इंजरी के केस में 2.5 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आपका
मिनिमम अमाउंट होता है जो पे करना होता है। अब अगर किसी ने सेक्शन 164 के थ्रू वो अमाउंट है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो उस केस में वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल में क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार अगर आपने उस सेक्शन के थ्रू आपने 5 लाख या 2.5 लाख अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है तो आप क्लेम्स ट्रिब्यूनल में क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये जो अमाउंट है इससे संतुष्ट नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और आपको ज़्यादा चाहिए, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तब आप जाके आप क्लेम्स ट्रिब्यूनल में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। पिछले वाले में आपने थोड़ा कंफ्यूज हुए होगे कि वहाँ पे 5 लाख लिखा है फिक्स, वो 2.5 लिखा है, वो फिक्स नहीं है, वो मिनिमम है, उतना पे करना होता है। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्लेम्स ट्रिब्यूनल में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी एंटरटेन बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल अनलेस इट इज मेड विद इन डैश मंथ्स ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ उससे कितने मंथ के अंदर आपको क्लेम, जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा हो गया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सीडेंट आपको एप्लीकेशन देना होता है फॉर कंपनसेशन इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। तो इंपॉर्टेंट डेटा आप याद रखना 6 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे द डेथ ऑफ और बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। अगर किसी को डेथ हो जाता है या उसको इंजरी हो जाती है तो उस केस में उसका जो कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 2 एक्ट के थ्रू आ रहा है। एक है मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू और ऑल्सो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू भी उसको कंपनसेशन मिल रहा है। तो उस केस में उसे किस एक्ट के थ्रू क्लेम करना चाहिए कंपनसेशन? पहला ऑप्शन है मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू ही करना चाहिए, दूसरा है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू करना चाहिए, तीसरा है आइदर ऑफ बोथ एक्ट्स, ठीक है। दोनों में से किसी एक से करना है, दोनों में से नहीं करना है। चौथा ये कह रहा है कि क्लेम कंपनसेशन अंडर बोथ एक्ट, उसे दोनों केस में से कंपनसेशन लेना चाहिए। जो क्लेम है वो उसे मोटर व्हीकल एक्ट से भी लेना चाहिए पैसा और वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू भी लेना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। दोनों में से किसी एक के थ्रू आपको कंपनसेशन लेना है, दोनों में से नहीं लेना है। अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट से लेना है तो वहाँ से लीजिए, या फिर आपको वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट से मिल रहा है तो वहाँ से लीजिए, दोनों में से मत लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, मोस्टली लोग यही सोचेंगे लालच में कि दोनों से लेना चाहिए, नहीं, ऐसा रूल है, ये नहीं कहता कि आपको दोनों से लेना चाहिए, आपको किसी एक से ही लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर एन अवार्ड इज मेड बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच अवार्ड शैल विद इन डैश डेज ऑफ द डेट ऑफ अनाउंसिंग द अवार्ड बाय द क्लेम ट्रिब्यूनल डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट, ठीक है। क्लेम, जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है वो एक डिसीजन देती है कि इस आदमी को इतना कंपनसेशन अमाउंट है उसको पे करना है जिसको उसने डैमेज किया है, मतलब डेथ या बॉडली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज। तो उस केस में जो आदमी है, जो एंटाइटल आदमी है जिसको पे करना है, उससे कितने दिनों के अंदर वो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। विद इन 30 डेज, जब क्लेम्स ट्रिब्यूनल में रिवॉर्ड है वो, सॉरी, जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है इसने वो अवार्ड है वो डिसीजन दे दिया उस अवार्ड का, उसके 30 डेज के अंदर उसको पे करना होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है, while determining the compensation a tribunal takes into consideration not only the expectancy of life but also the future prospects, chances of promotion, other relevant factors, ठीक है। जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, अगर किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी की बॉडली इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, या फिर उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, चांसेस ऑफ प्रमोशन या दूसरे को फैक्टर है, वो सब जो है वो ध्यान में रख के वो कंपनसेशन डिसाइड करती है। कि अगर उसका हार्ट टूट गया है तो उस केस में अगर उसका हार्ट टूटा नहीं होता तो आगे जाके कितना अर्न करता अपने फैमिली के लिए, वो सब ये जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल में है वो ध्यान रख के क्लेम डिसाइड करती है, ठीक है। जो कंपनसेशन है वो डिसाइड करती है। दूसरा है, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, ठीक है। जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल होता है उसके पास एक सिविल कोर्ट के बराबर का पावर होता है। तीसरा है, वेयर एनी क्लेम्स ट्रिब्यूनल अलाउस अ क्लेम फॉर कंपनसेशन सच ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट दैट इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सिंपल इंटरेस्ट शैल ऑल्सो बी पेड एट सच रेट एंड सच डेट फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ मेकिंग द क्लेम। अगर क्लेम्स ट्रिब्यूनल है उसने एक अवार्ड है वो कंपनसेशन का उसने एक डिसाइड कर दिया, मतलब डिसीजन दे दिया, इसके अलावा वो चाहे तो, ठीक है, यहाँ पे मे लिखा है, मे डायरेक्ट, उसके साथ चाहे तो वो सिंपल इंटरेस्ट भी पे करने को कह सकती है, किस डेट से, जिस डेट से वो एप्लीकेशन दिया गया है क्लेम्स ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड ऑफ ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल में अपील टू। अगर कोई आदमी है वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसके डिसीजन के अगेंस्ट किस कोर्ट में वो अपील कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर कोई क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो री अपील कर सकता है कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ठीक है, इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल अपील टू द हाई कोर्ट विद इन डैश डेज। अब क्लेम्स ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया है, तो उसे अगर री अपील करना है हाई कोर्ट में तो उसे कितने दिनों के अंदर करना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया है, उसके 90 डेज के अंडर उसको हाई कोर्ट में अपील करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन नो अपील बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच अवार्ड शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अनलेस ही हैज डिपॉजिटेड विथ डैश रुपीज और डैश परसेंट अमाउंट सो अवॉर्डेड विच एवर इज लेस। अब अगर उसे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करना है तो उससे पहले उसको कुछ मिनिमम अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होता है। जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है, जो कंपनसेशन पे करने के लिए बोला है, उसका कुछ मिनिमम अमाउंट उसको डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद ही वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जो मिनिमम अमाउंट होती है वो क्या होती है? तो सारे ऑप्शंस आप पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 25,000 और ठीक है, और जो भी कंपनसेशन उसे पे करना है उसका 50%। इन दोनों में से जो भी लेस हो, ठीक है, मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो उसे पे करना होगा, उसके बाद वो जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी अवार्ड ऑफ ए क्लेम्स ट्रिब्यूनल इफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द अपील इज लेस दैन डैश रुपीज़। अब यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट की भी बात हो रही है कि इतने अमाउंट से अगर आपका अमाउंट कम है तो आप हाई कोर्ट में री अपील नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने आपको 1 लाख से कम कुछ अमाउंट कंपनसेशन पे करने को बोला है तो उस केस में आप जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का लिमिट है, इससे ज़्यादा का है, सपोज करिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने आपको 20 लाख 25 लाख ऐसे पे करने को बोला है, तो उस केस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नोट है कि 2019 के अमेंडमेंट में इस अमाउंट को 1 लाख रुपीज़ में चेंज किया गया। ठीक है, मिनिमम जो अमाउंट था, इसके पहले वो 10,000 रुपया था, बहुत कम था, इसको 2019 में चेंज कर दिया और ये चेंज करना ज़रूरी भी था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर 13 पे वीडियो लाओ, उस पर लाओ। ठीक है, तो कुछ दिन रुक जाइए, मैं जितना जल्दी हो सके मैं चैप्टर 13 पे आपका लेक्चर लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।